अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। उनके अंदर हमने बात कर ली कि जो सॉलिड्स होते हैं फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसी तरह जो लिक्विड्स होते हैं इनके अंदर भी फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। बट जो गैसेज होती हैं हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास फिक्स शेप नहीं होती और हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता और उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आती है, जिसके ऊपर थ्योरी के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। और यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर इन सब की प्रॉपर्टीज़ हैं दैट यू शुड नो। और ये जनरल बेसिक जेनेरिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड्स में क्या होता है, जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, और जो आपके पास ये किस पैटर्न में होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। यहाँ पे अगर डायग्राम देखो ना तो ये रेगुलर पैटर्न में, ऊपर भी 3 आ रहे हैं, सेंटर में भी 3 हैं एंड देन यहाँ पे भी 3 हैं, तो कॉलम्स में भी 3 3 यहाँ पे नोड्स बने हुए हैं। तो इस तरह करके उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेशन जरूर होती है लेकिन पार्टिकल्स मूव नहीं करते, दे ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशंस। ये यहाँ पे एक वर्डिंग मार्किंग स्कीम्स में यूज़ की जाती है कि पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर व्हाट, दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशंस। फिर यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में बात की थी हमने। लिक्विड्स में हमारे पास क्या होता है, दे आर क्लोज टुगेदर, रैंडम अरेंजमेंट होती है इनकी एंड दे मूव अराउंड ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ मूव अराउंड करी जाते हैं। हम वाटर को अगर लेट से हम शेक भी करते हैं तो वाटर कीप्स ऑन मूविंग एंड द पार्टिकल्स मूव अराउंड। और गैसेस में क्या होता है, दे आर वेरी फार अपार्ट, रैंडम अरेंजमेंट होती है और मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड दे क्विकली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरी वन? कोई यहाँ पे क्वेश्चन हो, कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। मनाल एंड सफान, इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है चेंजेस ऑफ स्टेट आ जाती है कुछ। उसके अंदर हमारे पास मेल्टिंग के बारे में हमने बात करनी है, थोड़ा बहुत हमने मेल्टिंग को देखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्रीजिंग आ जाती है एंड देन वीव गॉट बॉइलिंग, इवेपोरेशन वगैरह, ये सारी जो हमारे पास चीज़ें इनको हमने देखनी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे, वो हमारे पास आ जाते हैं, इनके ग्राफ्स आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है हीटिंग कर्व होता है और एक हमारे पास होता है मेल्टिंग कर्व होता है। उनको हमने यहाँ पे देखना है। चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, इसके अंदर ना एक बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी आपके पास चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है ना, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेट से आपके पास यहाँ पे एक सॉलिड आइस क्यूब है। अब आप क्या कर रहे हो, इस सॉलिड आइस क्यूब को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो नीचे से। तो जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे ना, तो होगा क्या कि जब आप इसको मेल्ट कर रहे हो ना, तो द प्रोसेस दैट इज टर्निंग दिस आइस क्यूब फ्रॉम एन आइस टू अ लिक्विड, उस प्रोसेस के दौरान जो आपके पास टेम्परेचर होगा ना, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास सेम ही रहेगा। मतलब लेट से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसको ना लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी जो करंट टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा होगा ना, उसका टेम्परेचर लेट से आ रहा है 50 डिग्रीज आ रहा है, फिक्स टेम्परेचर है। जितनी मर्जी आप हीट प्रोवाइड कर दो, जितनी मर्जी हीट को आप चेंज कर दो, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है इस ऑब्जेक्ट का, वो 50 डिग्रीज ही रहेगा। लेकिन हाँ, जैसे ही ये मेल्ट कर जाएगा, जैसे ही मेल्ट करके लिक्विड बन जाएगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। तो जब तक आपके पास चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है ना, यू हैव टू रिमेंबर कि चेंज ऑफ स्टेट के दौरान आपके पास जो टेम्परेचर होता है, इट ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट। और इस पर अगर एग्जामिनर पूछ भी ले आपसे क्वेश्चन कि जैसे ही एक आपके पास एक आइस क्यूब है, उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे एंड इट्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, तो व्हाई वाज द टेम्परेचर कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस फेज? तो आपने इसका आंसर बस ये देना कि ड्यूरिंग दिस फेज द चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस एंड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पर आ जाती है मेल्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। अब मेल्टिंग हमने अभी भी पढ़ी है, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड वी से दैट इज मेल्टिंग। और इसमें मेल्टिंग होती कैसे, जब वो एनर्जी गेन करते हैं तो तब हमारे पास मेल्टिंग होती है। व्हेन अ सब्सटेंस
changes from अ सॉलिड टू अ लिक्विड। और मेल्टिंग वाले प्रोसेस में होता क्या, आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड को आपने हीट प्रोवाइड की है। जैसे ही आप सॉलिड को इनफ हीट प्रोवाइड करते हो ना, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशंस एंड दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग एंड वाइब्रेटिंग एंड वाइब्रेटिंग। और जैसे ही वो तेज तेज वाइब्रेट करते हैं, वो क्या करते हैं, नेबरिंग जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी हीट ट्रांसफर करते हैं। और फिर सारे पार्टिकल्स एकदम से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, उनकी स्पीड इंक्रीज करती है, एंड देन दे फाइनली मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर दूर होते जाते हैं, तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर जाते हैं, और लिक्विड के अंदर उनकी रैंडम अरेंजमेंट होती है और वो दूर होते हैं। अब इस लिक्विड को भी अगर आप और हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो बहुत ही फार अपार्ट चले जाते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से, और फिर वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे बस इसकी यहाँ पे लॉजिक है कि यहाँ पे क्या होता है कि when heat is provided, when heat is provided, particles gain energy। फिर आपने यहाँ पे लिखना है particles vibrate faster and transfer their energy। तो ये यहाँ पे एक यहाँ पे चीज़ होती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही वो ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जीज, पार्टिकल्स देन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे थस फॉर्मिंग अ लिक्विड। तो ये यहाँ पे बस मेल्टिंग का जो पूरा फिनोमेना है ना, वो ये होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक आता है हीटिंग कर्व आता है, वो हम देख लेते हैं। ओके, जो हीटिंग कर्व्स है ना हमारे पास, विल लुक एट दिस एट द वेरी एंड। तो इसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं। इसके बाद मेल्टिंग के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, फ्रीजिंग आ जाती है। फ्रीजिंग भी सेम हमारे पास प्रोसीजर होता है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ अ पार्टिकल चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड, इट चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ऐसे ही पॉइंट्स होंगे। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो फ्रीजिंग में क्या होता है, मैंने सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड। तो ये हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर ना मेजर चेंज ये आता है, फ्रॉम अ लिक्विड टू ए सॉलिड। और यहाँ पे क्या होता है, व्हेन इसमें हीट तो प्रोवाइड नहीं हो रही होती, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास टेम्परेचर आपके पास ड्रॉप हो रहा होता है, या जो आपके पास हीट होती है वो आपके पास बाहर जा रही होती है। हीट इज़ प्रोवाइडेड टू दी सराउंडिंग्स कह लो, या जो हीट या कह लो कि टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज हो रहा होता है, और पार्टिकल्स लूज एनर्जी व्हेन हीट इज़ रिमूव्ड, या कोल्ड इज़ प्रोवाइडेड। दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। एक मिनट। पार्टिकल्स लूज एनर्जी, पार्टिकल्स वाइब्रेट स्लोली। वाइब्रेट तो इसमें नहीं होगा, लिक्विड्स में आप कह दो पार्टिकल्स मूव स्लोली, क्योंकि आप लिक्विड से अब गैस में जा रहे हो। एक मिनट। पार्टिकल्स मूव स्लोली। एक मिनट, मेरा थोड़ा सा पेन यहाँ पे ट्रबल कर रहा है।
पार्टिकल्स मूव स्लोली एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी, बल्कि ट्रांसफर देयर एनर्जी को आप लोग हटा लो फिर यहाँ से। अच्छा, एंडिंग वाले पॉइंट में लिख लो पार्टिकल्स मूव क्लोजर फॉर्मिंग अ सॉलिड। तो ये आपके पास यहाँ पे फ्रीजिंग है। इसमें अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताओ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अच्छा, बाकी हमारे पास ना यहाँ पे एक प्रोसेस आता है बॉइलिंग का, एंड देन हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस आता है इवेपोरेशन का। अब दोनों का एक ही काम है। दोनों का काम क्या है कि कन्वर्ट्स अ लिक्विड टू अ गैस। ये इनके यहाँ पे पॉइंट्स है, लेकिन इनके अंदर ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के अंदर कुछ स्टार्क आपके पास डिफरेंसेस आते हैं जो कि हमने यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो बॉइलिंग के अंदर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना, वो ये डिफरेंस होता है कि जब भी आप बॉइलिंग करते हो ना, हीट आप खुद से प्रोवाइड कर रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर आपने नूडल्स बॉईल करने हैं या आपने कोई सूप बॉईल करना है तो आप हीट खुद से प्रोवाइड करते हो स्टोव के थ्रू। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हीट इज प्रोवाइडेड इंटरनली। इंटरनली मतलब खुद से। यहाँ पे आप लिख दो नो हीट सोर्स इज यूज्ड। नो हीट सोर्स यूज्ड। बेसिकली आपके पास सनलाइट ही हो रही होती है। हीट इज प्रोवाइडेड लिख दो यहाँ पे। चलो खैर, इसके बाद सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट होगा, बबल्स फॉर्म होते हैं बॉइलिंग करते हुए। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप इतना ज़्यादा वो दे रहे हो। बेसिकली क्या होता है, जब कोई चीज़ बॉईल करती है या मिल्क जब बॉईल कर रहा है तो उसके बबल्स फॉर्म होते हैं। तो बबल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें नो बबल्स आर सीन। कभी आपने देखा कोई यहाँ पे घर के सामने रोड के ऊपर कोई पडल सी बनी हो, पडल ऑफ वाटर हो, और उसके ऊपर बबल्स बने हो? बबल्स नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि वो इतना हीट ही नहीं होता। वो नॉर्मली आराम आराम से ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो हीट कर रहा होता है। नो बबल्स। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉइलिंग होता है फास्ट प्रोसेस होता है, बिकॉज आप खुद हीट प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन ये जो है आपके पास, ये क्या होता है, दिस इज अ स्लो प्रोसेस। और इसी तरह हम अगर कोई और यहाँ पे पॉइंट्स देख लें तो और पॉइंट्स क्या बन सकते हैं? एक दो इसके मेरे ख्याल में और भी पॉइंट्स बनते थे। हाँ, इसमें ये होता है, ये आपके पास होल प्रोसेस होता है। मतलब जो आपके पास हीट होती है ना, वो पूरे कंटेनर में हर पार्ट ऑफ लिक्विड तक जारी होती है। लेकिन ये जो होता है ना आपके पास, ये सिर्फ, बल्कि एक मिनट, आई थिंक दिस वाज डिफरेंट। जो बॉइलिंग होता है, या मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे ना एक मिनट देखने दो। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के डिफरेंसेस क्या आते हैं? मेरे ख्याल में बॉइलिंग ही होल प्रोसेस होता था, लेकिन लेट मी जस्ट कंफर्म। हाँ ठीक है, सही है। बॉइलिंग आपके पास होल प्रोसेस होता है, पूरे लिक्विड के अराउंड जो होती है ना हीट, वो जारी होती है और पूरे लिक्विड के थ्रू आपका पानी जो होता है बॉयल हो रहा है। लेकिन जो आपके पास इवेपोरेशन होता है, वो सिर्फ टॉप सरफेस पे होता है, ओनली एट दी टॉप सरफेस। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस हैं दैट यू नीड टू नो। बाकी हमारे पास एक हीटिंग और कूलिंग कर्व्स हैं, वो हमने देखनी है। इनको समझना है बस हमने, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स होती है। अच्छा, इससे भी पहले ना एक और आपके पास पॉइंट्स आते थे। एक आपके पास होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन एंड देन आपके पास होती है एक और चीज़, सब्लिमेशन। इनको देख लेते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, जब भी आपके पास जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जब लिक्विड के अंदर बन जाते हैं, इसको आप कंडेंसेशन कहते हो। व्हेन अ गैस चेंजेस टू अ लिक्विड।
बेसिकली जो रेन वाला प्रोसेस होता है ना वो आपके पास कंडेंसेशन वाला प्रोसेस होता है। बाकी अगर इसकी थ्योरी आ जाए ना लिखने के लिए कि किस तरह फॉर्म हो रहा है, तो आपने यही कहना है गैस टू लिक्विड किस तरह कन्वर्जन होती है। गैस टू लिक्विड, गैस जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी लूज़ करते हैं, और एनर्जी जैसे ही वो लूज़ करते हैं वो क्या कर देते हैं, वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और जैसे ही वो पास पास आते हैं लिक्विड बन जाता है। फिर इसके बाद आपके पास होती है एक प्रोसेस सब्लिमेशन। इतना पूछा नहीं जाता कॉन्डेंसेशन और सब्लिमेशन, बट स्टिल वी गॉट टू सी दिस। तो सब्लिमेशन तो बिल्कुल ही थोड़ा सा वो हो जाता है, आउटडेटेड सा है, इसमें इतना सवाल नहीं करता, लेकिन स्टिल पता होना चाहिए हमें। तो सब्लिमेशन होता है कि जो सॉलिड होता है वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अ लिक्विड फेज। व्हेन अ सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड विदाउट अ गैस स्टेट, मतलब गैस में चेंजेस होने से पहले ही वो लिक्विड में हो जाता है। सॉलिड होता है आपके पास, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है, चेंजेस इनटू अ गैस होता है विदाउट द लिक्विड स्टेट। गैस में वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है विदाउट दी लिक्विड स्टेट। मतलब आपके पास एक सॉलिड है, उसको आपने हीट किया, वो डायरेक्टली गैस बन गया, वो सॉलिड बना ही नहीं। तो ऐसे जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास सब्लिमेशन वाले पार्टिकल्स होते हैं। जिस तरह आपके पास एक ड्राई आइस होती है ना, ड्राई आइस इसकी कॉमन एग्जांपल है। ड्राई आइस को जब आप हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड बनता ही नहीं है। तो कुछ इस तरह के सब्सटेंसेज होते हैं दैट गो थ्रू सब्लिमेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे थे इनके बारे में। बाकी हमारे पास आ जाते हैं हीटिंग कर्व्स, आ जाते हैं कूलिंग कर्व्स आ जाते हैं। वो हमने यहाँ पे देखना है कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो लेट्स स्टडी देम। एक मिनट मुझे बस पेस्ट करना दो कोई अच्छी सी कॉपी। बल्कि शायद मैंने ना ऑलरेडी इनके नोट्स में मैंने करवाए भी हुए थे बच्चों को। एक मिनट, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहाँ पर है? अच्छा, ये एक बाय द वे ना एक वो है, एक चार्ट्स है, ये भी अच्छा ही है, मैंने खोल लिया। ये भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इफ़ यू गाइज एवर नीड टू स्टडी दिस, यू कुड सी दिस। तो ये एक अच्छा सा चार्ट है, ये अगर आप लोगों ने देखना हो तो डू सी दिस। अच्छा, ये थे आपके पास यहाँ पे हीटिंग कर्व्स और कूलिंग कर्व्स, इनको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हीटिंग कर्व आ जाता है। हीटिंग कर्व क्या होता है, वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि आपके पास सॉलिड टू गैस आपके पास कन्वर्जन किस तरह हो रही है चीज़ों की। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे सॉलिड आता है ना, सॉलिड को आपने हीट किया, तो सॉलिड को जब आप हीट करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्टिंग होने लग जाता है। और अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप नोट करो तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है जहाँ पे हमारे पास मेल्टिंग हो रही है, वहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अब एग्जामिनर आपको एक ग्राफ दे देगा और वो पूछेगा मुझे बताओ कि यहाँ पे जो ग्रीन लाइन आ रही है कांस्टेंट क्यों है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है। तो व्हाट यू नीड टू टेल, यू नीड टू टेल के जो टेम्परेचर आपके पास चेंज ऑफ स्टेट है वो हो रही है, इस वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर मेल्टिंग के बाद जैसे ही आपके पास चेंज ऑफ स्टेट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर दोबारा से राइज करना शुरू हो गया और वो लिक्विड में है, और यहाँ पे जाके बॉइलिंग होने लग जाती है, बॉइलिंग दोबारा हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर वो फाइनली गैस में कन्वर्ट होगी। तो ये हीटिंग कर्व है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट कूलिंग कर्व है। कूलिंग कर्व में क्या हो रहा है, पहले गैस आती है, कॉन्डेंसेशन होती है, आपके पास चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, सेम टेम्परेचर, फिर लिक्विड होता है, फिर फ्रीजिंग होती है, चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, सेम आपके पास टेम्परेचर है, फिर सॉलिड में आ जाता है। तो ये हीटिंग और कूलिंग कर्व्स होते हैं आपके पास, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल हो किसी का तो बताओ। ठीक है, इसके बाद ना हम कुछ यहाँ पे इसके क्वेश्चन देख लेते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के। छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बिकॉज ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें इतने वो पूछता नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो इसके मुश्किल क्वेश्चंस आते भी हैं ना, वो डिफ्यूजन पर ही आते हैं आप लोग के। ओके, चलो पहले ना हम इसको वो देख लेते हैं, इसके जो भी डिफ्यूजन हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट था इसका, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके
एंड पे सारे पास पेपर देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ रहेगी है वो डिफ्यूजन है, एंड दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। डिफ्यूजन हमारे पास होता क्या है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन आपके पास होती है, पहले चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल इसकी ये होती है, कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि व्हेन योर मॉम्स कुकिंग समथिंग इन दी किचन, तो आप अपने कमरे में भी हो या आप ऊपर भी लेट से बैठे हो, तो आपको ऊपर कमरे तक या दूर कमरे तक आपको कुकिंग की स्मेल आ रही होती है, आपको सेंट आ रही होती कुकिंग की कि कुछ बन रहा है घर के अंदर। लेट से अगर बिरयानी बन रही है तो यू कैन प्रॉब्ली टेल के योर मॉम इज़ कुकिंग बिरयानी इन दी किचन। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि जब आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं या जो आपके पास एयर पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक आपके पास पहुंच जाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, डिफ्यूजन कहते हो। और इसकी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आती है वो ये आती है, व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, द प्रोसेस बाय विच process by which particles move from an area of higher concentration to an area of lower concentration. अस्सलाम वालेकुम सारा, हाउ आर यू? अच्छा, I'm good. फिजिक्स की क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया, 6:40 था। एक मिनट, मेरे जहन से आज निकल गया, टाइम नहीं मैनेज हुआ सही से। ठीक है ठीक है। अच्छा, हमारी जो फिजिक्स स्टार्ट होनी है ना सारा, वो 7 o'clock होगी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टे इन द क्लास इट्स नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टे। ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, वो हमारे पास है, प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन की यहाँ पे डेफिनेशन होती है। और इसमें होता क्या कि हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया जो हमारे पास है वो बेसिकली क्या है, वो आपके पास किचन है जहाँ से आपके पास खाना बन रहा है, जहाँ पे पार्टिकल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। और जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया, वो कौन सा एरिया है, जहाँ पे आपका रूम है बेसिकली। तो ये इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होती है। और जो डिफ्यूजन होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, वो हम पढ़ लेते हैं कि डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन नंबर 1, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है, आपके पास मैस पे डिपेंड करती है। एंड देन नंबर 2, वो किस पे डिपेंड करती है, मैस के बाद आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब होता क्या है कि इफ़ योर टेम्परेचर इज़ हाई, अगर आपके पास टेम्परेचर हाई है तो जाहिर सी बात है आपके पास जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो भी हाई होगी। और अगर पार्टिकल्स की एनर्जी हाई है, वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और अगर वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरी जगह पे वो तेज़ी से मूव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर, particles have more energy and move faster. So diffusion increases. तो जो हमारे पास डिफ्यूजन है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। इसी तरह यहाँ पे एक और हमारे पास पॉइंट आएगा, मैस के बारे में। इफ मैस इज मोर, तो जो डिफ्यूजन है ना हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो डिफ्यूजन मैस का रिलेशन है ना, मैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। और जो मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है ना, वो मेरे पास है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। तो ये यहाँ पे मेरे पास इनका जो है क्या कहते हैं, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब मैथ्स आप लोगों ने कहाँ से रिलेट करना है? मैथ्स बेसिकली आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा ना, पीरियोडिक टेबल में अगर आपके पास ये एटम बना हुआ है, लेट्स से दिस इज़ योर एटम, लेट्स से इन पीरियोडिक टेबल ये आपके पास एक्स एटम है, ऊपर 20 आ रहा है, नीचे 10 आ रहा है, तो इसका जो मैथ्स नंबर है, इस पार्टिकल का मैथ्स नंबर क्या होगा? 20 होगा। और एक और पार्टिकल आपके पास आ जाता है, लेट्स से उसका मैथ्स नंबर 10 है, तो जो 10 वाला, जिस पार्टिकल का 10 मैथ्स नंबर है ना, वो ज़्यादा जल्दी से ट्रैवल करेगा बिकॉज उसका मैथ्स नंबर क्या है? कम है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बस डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट था, और यही हमारे पास थी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब इसके ना कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो किस तरह हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें वो हमें क्या कह रहा है? विच रो डिस्क्राइब्स द वाटर पार्टिकल्स इन द एयर अबव द कप कंपेयर्ड विद द वाटर पार्टिकल्स इन द कप। अच्छा, मूविंग फास्टर क्लोज टुगेदर, ये क्वेश्चन क्या है वैसे? मुझे अभी समझ नहीं आया। विच रो डिस्क्राइब द वाटर पार्टिकल्स इन द एयर, अच्छा वाटर पार्टिकल्स इन द एयर अबव द कप कंपेयर विद द वाटर पार्टिकल्स इन द कप। अच्छा कह रहा है, अच्छा वो कह रहा है एक जो वाटर पार्टिकल्स आपके पास आ रहे हैं ना, वो एयर में मूव कर रहे हैं, जो कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं, और एक वाटर पार्टिकल्स आपके इस कॉफ़ी के अंदर पड़े हुए हैं। तो वो कह रहा है उनके अंदर वो किस तरह कंपेयर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपके पास जो कॉफ़ी के अंदर बल्कि जो कॉफ़ी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी, बिकॉज वो लिक्विड है। तो लिक्विड जो चीज़ है वो क्लोज टुगेदर होंगे, डेफिनेटली वो क्लोज टुगेदर होंगे। और जो आपके पास एयर में पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मूविंग फास्टली मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन एक यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, बिकॉज जो एयर पार्टिकल्स है वो मूव फास्ट करते हैं, और जो लिक्विड पार्टिकल्स है दे आर क्लोज टुगेदर। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे ना एक हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस है, वो कह रहा है सॉलिड से लिक्विड वाला प्रोसेस कौन सा है? डब्ल्यू हमने बताना है। तो सॉलिड से जब आप लिक्विड्स में जाते हो, तो आपके पास कौन सा प्रोसेस होता है? मेल्टिंग होता है आपके पास, तो डब्ल्यू डेफिनेटली मेल्टिंग है। फिर लिक्विड से जब आप गैस जाते हो, तो फिर वो वाला कौन सा प्रोसेस होता है? बॉइलिंग होता है, तो एक्स इज़ डेफिनेटली बॉइलिंग। फिर आप गैस से जब लिक्विड में जाते हो, तो वो जी वाला प्रोसेस होगा। ये मुझे पता किस तरह चल रहा है कि एक्स आपके पास इस तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्स के नीचे ही डायरेक्टली एक इस तरह वाला एरो बना है, और जी के ऊपर ही इस तरह वाला एरो बना है। तो ये इस तरह मुझे पता लग रहा है। तो गैस से लिक्विड आपके पास जी आ रहा है, गैस से लिक्विड वाला प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। तो गैस से लिक्विड जी मस्ट बी कंडेंसिंग, तो ये तो फिर लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग होगा। तो ये ऑप्शन सी बन जाएगी। तो इज दैट क्लियर? वो जो ऊपर मैंने एक डायग्राम बनाई थी ना, उससे भी आप लोग देख सकते हो इसे। अच्छा, अच्छा ये भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चे ने किया होता है। मैंने भी अपने ओ लेवल्स के दिनों में 3 दफ़ा ये वाला क्वेश्चन किया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपके पास दो जार्स हैं, इसके अंदर ब्रोमीन वेपर्स हैं। अब यहाँ पे एक ग्लास लिड आ रही है, जैसे ही आपने ग्लास लिड यहाँ पे रिमूव की ना, ये सारे जो ब्रोमीन वेपर्स हैं वो यहाँ पे स्प्रेड आउट हो गए। और अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ये हमारे पास अपीयरेंस आ रही है। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई द ब्रोमीन एंड एयर मिक्स टुगेदर। तो ये मिक्स इसलिए करते हैं डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन ही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
या तो डिफ्यूजन हो गई, या तो उसने अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी, वैसे उसने डिफ्यूजन लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, तो यही होगा हमारे पास ऑप्शन डी। मॉलिक्यूल्स इन ब्रोमीन एंड एयर मूव रैंडमली। रैंडमली ये लोग मूव कर रहे होते हैं, और क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इस वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। तो दिस वुड बी आर आंसर, या तो डिफ्यूजन होगा या तो ये होगा। तो ये क्लियर है सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब यहाँ पर एक और हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि ये जो पहले आपके पास इस तरह का था, बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल गए, मिक्स हो गए, तो ये कौन सा प्रोसेस है? नो ब्रेनर, इट्स अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, रैंडमली मूव करना, इट्स अ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है सबको? ये आसान आसान ही चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ इतना वो है नहीं समझने वाला। अच्छा, लेट मी सी के एक ये वाला भी हमारे पास क्वेश्चन है डिफ्यूजन का। यहाँ पे हमारे पास कॉटन वूल है, HCl है, यहाँ पे HCl लाई कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास एन ये क्या था हमारे पास, अमोनियम NH3Cl, और ये हमारे पास है NH3 अमोनिया। यहाँ पे कह रहे हैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन बाय द रिंग ऑफ अमोनिया chloride appears as shown. Ammonia solution only produces a gas which moves until the it meets hydrochloric acid. No, इसमें डिफ्यूजन की कोई चीज़ होगी। Both the solution produce a gas, but ammonia moves quicker than hydrogen chloride because it is lighter. अमोनिया मूव्स quicker। अच्छा, ये हो सकती है, पहले हम इनको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। HCl का मैस हमारे पास क्या होगा? हम अगर इसको देखें, HCl का जो प्रोटॉन नंबर होते हैं, HCl के अंदर सिर्फ न्यूक्लियॉन नंबर 1 होता है, तो 1 प्लस, और यहाँ पे क्लोरीन का मेरे ख्याल में होता है 35.5, तो इसका बन जाएगा हमारे पास 36.5 मैस नंबर। और इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का हमारे पास होता है 14। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका 3 बन जाएगा, 17 हो गया। 17 प्लस 13 35.5, तो 17 प्लस 35.5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 52.5। बल्कि इसका तो बल्कि करना ही नहीं हमने, ये तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, इसका फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मीट करते हैं ना, तो फिर हमारे पास बनता है। नाइट्रोजन का मैं कह देता हूँ कि 14 है, और हाइड्रोजन का 3 है, तो ये हमारे पास इसका 17 बन गया। तो अब होगा क्या कि ये जो नाइट अमोनिया ये यहाँ पे मूव करता है, और जो HCl है वो यहाँ पे मूव करता है। और होगा क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अमोनिया का जो मैस है वो कम है, तो इसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, और ये जल्दी से यहाँ पर आ जाएगा, और ये बेरली यहाँ पे पहुँचा होगा, और ये जल्दी से यहाँ पर आएगा, और इस पॉइंट पे दोनों मीट कर देंगे। तो ज़्यादा तेज़ कौन भाग रहा है? अमोनियम सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी यहाँ पर आ गया, बिकॉज इसका मैस कम है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाया अपने एंड से। तो इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कि बोथ सोल्यूशन प्रोड्यूस अ गैस, बट अमोनिया मूव्स क्विकर देन हाइड्रोजन क्लोराइड बिकॉज इट इज लाइटर, एंड दिस इज इन फैक्ट ट्रू बिकॉज वी कैलकुलेटेड देयर masses, एंड अमोनिया इन फैक्ट हैड अ लेस mass। तो ये हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। और इसका P2 का भी क्वेश्चन आ सकता है। P2 में क्वेश्चन वो कहेगा कि यहाँ पे पॉइंट एक्स है, पॉइंट एक्स पे बताओ कौन सी जो गैस है वो पहले पहुँचेगी। तो आपने ये बताना है, आपने दोनों के 3 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्टली आपने मेंशन करना है डिफ्यूजन हो रही है, फिर आपने कहना है बोथ द पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस अ गैस, एंड सिंस लेट्स से the solution X produces a gas which has a lesser mass than the gas that solution Y produces. That's why X travels faster, it diffuses faster, and when they meet together, they form a substance at point X. तो इस तरह करके आपको थ्योरी का भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर ये MCQ समझ आ गए तो थ्योरी में आप लिख भी सकते हो, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो मनाल सफ़ान, इज दिस क्लियर? कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था जो कि मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, ये वाला डिफ्यूजन वाला था। ये भी ऊपर वाला जिस तरह हमने किया ना, वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जैसे लिड रिमूव किया, दोनों मिक्स हो गए, तो ये कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन का प्रोसेस है बस। तो दिस वाज अबाउट इट। ये आप लोग का यहाँ पे था केमिस्ट्री का इसके अंदर। बाकी इसके अंदर ऐसे जितने कुछ चीज़ नहीं है, पास पेपर्स भी वगैरह देखने वाले इतने नहीं है, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बेसिक है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करो, 7 PM को ना आप लोग दोबारा रीजॉइन कर लेना। मैं ये मीटिंग ना 5 मिनट की ब्रेक भी ले लो, मैं ये मीटिंग वो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये क्लोज़ होने वाली होती है। ठीक है, तो फिज़िक्स में फिर मिलते हैं।